हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एचपी टेट टीजीटी में। साथियों, आज हम एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है एचपी टेट एग्जामिनेशन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमने 1000 की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है एचपी टेट 2021 के लिए, जो कि जून या जुलाई में होना तय हुआ है। गाइज, ये केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस है जो कि एचपी टेट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। गाइज, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह राणा और मैंने 2 टाइम्स टेट क्वालिफाइड किया है। अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हम इस क्वेश्चन में सीरीज में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, साथियों ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप पेशेंस बनाकर इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जैसे ही क्लोज होगी उसके बाद एक लाइक कर लेना है और अपना जो भी रिस्पॉन्ड है वो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक आपका पहुंच जाएगा, तो कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम चालू रखें, इस तरह क्वेश्चन आगामी जो वीडियो है हमारी उस पर भी बनाएं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर भी कर लेना है। तो आपको ये 3 काम जरूर कर लेने हैं जैसे ही वीडियो क्लोज होगा। और ये तो एक चीज़ आप जानते ही है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लेना है। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, today's first question is, what is the chemical name for baking soda? There are two kind of compound which is very important and asked many times in TET exam. First one is baking soda and second one is washing soda. Guys, baking soda का जो chemical name है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो डिफरेंस क्या है वो आपको याद रखना है। इसको लर्न कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बेकिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोनियम आयन इसमें जुड़ जाता है, H हाइड्रोजन जिसे कहते हैं। तो इस तरह से बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जिसको हम इस तरह से लिखते हैं NaCO3, इसमें H नहीं लगता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ये वाला जो फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये यूज्ड होता है बेकिंग सोडा के लिए। और गाइज, ये 2 सोडे इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ऐसे जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक? गैस, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, आपने पी होगी, उसमें गैस पाई जाती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डाला जाता है अंडर प्रेशर, बिकॉज जो CO2 है, CO2 एक कलरलेस गैस है और इसके साथ ही ऑर्डरलेस गैस है। और तीसरी चीज़ इसकी गाइज, ये डिजॉल्व होती है वाटर में अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर इसको अगर सॉफ्ट ड्रिंक में मिला जाता है तो ये क्या इजीली वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है। क्योंकि ये टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, तो आसानी से ये कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाएगी सॉफ्ट ड्रिंक में, और सॉफ्ट ड्रिंक का अपना ही टेस्ट लगा रहेगा। और जो है ये एकदम से इजीली सॉलोबल होने के कारण वाटर में इसको सॉफ्ट ड्रिंक में ऐड किया जाता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे ही टेट के एग्जाम में केमिस्ट्री के लिए मेडिकल या नॉन मेडिकल में कभी ना कभी आए हुए हैं। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में अब नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये आइडिया लगाना है कि हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही हमने उठाया हुआ है, मतलब आया ही है। जैसे हर एक क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे वो आया ही है। थर्ड क्वेश्चन है, all the 4 quantum numbers of 2 electrons in atom are not the same. It is the law of all the 4 quantum numbers of 2 electron in an atom are not the same। कि जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, हमने जो सीरीज चलाई थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। उसमें 4 क्वांटम नंबर आपने पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 में से बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे। हुन्स रूल था, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, अफवाउ प्रिंसिपल था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इस तरह से एक लॉ है जिसे पॉलिस ने दिया था और उसका लॉ का नाम है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने बोला था कि जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं गाइज, वो किसी भी एटम में चारों सेम नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो, लेकिन जो चौथा होगा गाइज वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 4th क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो डिफरेंस होता है। जैसे एक एटम में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो एक जो इस तरह से स्पिन होगा, दूसरा इसके ऑपोजिट स्पिन में अरेंज होगा। तो इस फैक्ट के कारण
क्या होता है कि कोई भी 4 क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में सिमिलर रूप से नहीं पाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसके साथ ही हुन्स रूल यहाँ पे देख रहे हैं, हुन्स रूल होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब पेयरिंग किस तरह से होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, उसके संबंधित है। जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हिजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था कि आप कभी भी किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी एग्जैक्ट स्पीड पता नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट डिटेक्ट द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एक्सलेटेड पार्टिकल्स। मतलब ऐसा कोई छोटा पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर ये फास्ट ट्रैवल कर रहा है बहुत ही स्पीड से एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या है कि या तो आप इसका मोमेंटम बता सकते हो या फिर आप इसकी वेलोसिटी बता सकते हो। दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हिजनबर्ग का प्रिंसिपल है जो कि हिजनबर्ग ने दिया था। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, थर्ड जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स और व्हीकल्स में भी यूज़ होता है ये। तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। हैवी मशीन्स या ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, जब व्हीकल्स में भी, गाड़ियों में भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट में। बिकॉज जो ग्रेफाइट है गाइज, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। अब आप जानते हैं कि इस तरह की जो मशीन्स है जिसमें अंदर जो है मेटल्स या आयरन की कोई भी लोहे की चीज़ें रोटेट करती है, तो उनके कारण क्या होता है, उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ने के कारण क्या होता है कि अगर उसमें लुब्रिकेंट ना डाला जाए तो वो जो है रुक सकता है, जो उनका प्रोसेस अंदर चलने का वो क्या स्टॉप हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि रुके नहीं, उसमें बार बार जो है लुब्रिकेंट डालना पड़ता है। तो लुब्रिकेंट के रूप में किसको डाला जाता है, ग्रेफाइट को। अब क्वेश्चन बनता है, ये तो आप समझ ही गए ना ग्रेफाइट का यूज़ होता है। क्वेश्चन बनता है कि ग्रेफाइट को ही क्यों डाला जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है, ग्रेफाइट जो है एक फॉर्म है कार्बन की। तो आपको जानते हैं ना, जैसे कार्बन के दो कंपाउंड फेमस है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है गाइज, वो शेयरिंग करने पर ये वीक बॉन्ड होता है। मतलब ये जब इसको आप लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करेंगे तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे आयरन के अंदर, जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करें, जैसे मशीन्स के अंदर या हैवी मशीन्स या फिर किसी भी ऑटो में, मोबाइल व्हीकल्स में, तो क्या होगा, जो कार्बन कार्बन के बीच इसके क्लीवेज कर देगा। मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम के अंदर का जो बॉन्ड होगा उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इस कारण से क्या फ्रिक्शन लेस हो जाएगा और जो उसकी एफिशिएंसी है मशीन्स की या कोई भी व्हीकल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट, बिकॉज ये क्या है, इसके अंदर भी कार्बन कार्बन इंट्रैक्शंस या कार्बन कार्बन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। कि जो हीटर होता है, हीटर में कौन सी कॉइल यूज की जाती है। आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा जो कि सर्दियों में अमूमन गर्मी के लिए यूज़ किया जाता है, सेकने के लिए। तो उसमें गाइज जो यूज़ होता है वो किसका कॉइल होता है, नाइक्रोम का। तो गाइज इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ढंग से समझिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपने एक चीज़ सुनी होगी, टंगस्टन। मोस्ट प्रोबेबली आपने सुनी होगी टंगस्टन। गाइज दोनों जो है, नाइक्रोम और टंगस्टन, इन दोनों का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रजिस्टिविटी ये मटेरियल होते हैं। मतलब जब इसके अंदर, जैसे नाइक्रोम का एग्जांपल दूं मैं, नाइक्रोम में क्या होता है, जब इसमें करंट पास करेगा तो ये करंट को आगे पास नहीं होने देगा। जब करंट आगे पास नहीं होगा तो वो क्या है, यहीं पे यूज़ हो जाएगा। यहीं पे यूज़ होने के कारण ये क्या है, ये जो वायर होगी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी। गर्म वायर होने के कारण जो हीट है वो यहीं पे इसी के आस पास, जैसे ये वायर है ना गाइस, ये वायर है, जैसे मैं अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी से ईजिली समझ आए। जैसे ये गाइस वायर है, जब इस पर करंट जाएगा, इस तरह से कॉइल होता है हीटर की, अब करंट को ये इजीली पास होने नहीं देता है। तो इजीली पास नहीं होने देगा तो ये वायर के आसपास ही हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, इस तरह से चारों ओर इसमें हीट प्रोड्यूस आएगी। इस हीट को हम यूज़ करते हैं, हम अपने बॉडी को, अपने रूम को, जहाँ पे भी हीटर लगाए उसको गर्म करने के लिए, या कुकिंग पर्पज़ से भी आप यूज़ करते हैं हीटर को, तो खाना गर्म हो जाता है। तो अगर मान लो कि नाइक्रोम की जगह कोई और वायर लगाए, जैसे सिल्वर या आयरन या कॉपर, किसी भी को वायर लगाएगा, जो हल्का सा, अगर 1 मिनट तक भी अगर आप इसको यूज़ करें तो एकदम से क्या है, ये मतलब शॉक लगेगा, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, एक काइंड ऑफ जल जाएगी वो वायर। क्यों? क्योंकि गाइज इसकी हाई टॉलरेंस नहीं है, मतलब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई नहीं होता है जो भी सिल्वर, आयरन या कॉपर है। उस कारण से नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है, बहुत 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 ही ज़्यादा। अगर करंट हाई हो उस तब ही ये पिघलता है। तो आपने देखा होगा कि हीटर को बहुत लंबे समय तक भी अगर यूज़ करें आप, लगातार 5 6 7 घंटे भी, तब भी ये तार नहीं पिघलती है। क्यों? तो रीज़न मैंने आपको बताया, मेल्टिंग पॉइंट के कारण, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, तो गाइज इसके साथ ही मैंने अभी आपको बताया टंगस्टन। अब अगर आपने बल्ब वगैरह देखे होंगे, जो पुराने ज़माने के बल्ब आते थे, मतलब आजकल तो एलईडी बल्ब का ज़्यादा चला है दौर, उसमें क्या होता था, इस तरह का एक मटेरियल लगा होता था बल्ब में, है ना।
तो इस बल्ब का जो ये मटेरियल है टंगस्टन का लगा होता था। इसका भी क्या था गाइस, इसकी मेल्टिंग पॉइंट दोनों का हाई होता था, मतलब जो टंगस्टन लगा होता है उसके अंदर, बल्ब के अंदर इस तरह का टंगस्टन लगा होता था, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता था, हाई होता था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हीटर के अंदर भी टंगस्टन का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। तो सिंपल आंसर इसका ये है गाइज, जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम ऑक्सीडाइज नहीं होता है अगर एयर के अंदर आ जाए, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये उसी अमूमन उसी तरह का रहेगा। अगर टंगस्टन को हीटर में लगाएंगे होगा तो वही गाइज की करंट को पास नहीं हो जाएगा, अच्छा खासा रेजिस्टिविटी का काम कर लेगा। लेकिन जैसे ये इसमें करंट चलेगा तो सीधे इसमें भी शॉक लगेगा टंगस्टन में, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि गाइज ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे इसके अंदर एयर चली जाती है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब क्लीवेज आ जाएगा। तो तभी आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं उनको वैक्यूम के अंदर उनके अंदर वैक्यूम होता है, मतलब कोई एयर नहीं होती है। या कोई भी फ्लोरोसेंट ट्यूब में अगर टंगस्टन पाई जा रही है, हालांकि उसमें टंगस्टन होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ देखो जिसमें टंगस्टन लगा होता है तो उसमें एयर नहीं होती है, उसमें मतलब किसी भी तरह का मटेरियल नहीं होता, अंदर मीडियम नहीं होता है, वो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, खाली जगह होती है। वैक्यूम होने के कारण गाइस क्या होता है कि टंगस्टन टॉलरेट तो कर लेता है करंट को अपने अंदर, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब पिघलता तो नहीं है, लेकिन एयर ना होने के कारण वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। अगर हीटर की जगह उसको लगा लिया नाइक्रोम की जगह तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के कारण नाइक्रोम में दोनों प्रॉपर्टियाँ पाई जाती है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इस कारण से इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम पाया जाता है। आई होप मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 6, द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्राई सेल होता है जो अमूमन आप अपने घरों में यूज़ के लिए करते हैं। ड्राई सेल जैसे टॉर्च वगैरह में या टीवी के रिमोट में इस तरह के सेल्स होते हैं ना, आपने शायद देखे भी होंगे, देखे क्या, ये कॉमनली डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इस तरह का सेल जो गाइज एक बार यूज़ होता है उसको ड्राई सेल कहते हैं। जैसे एक बार यूज़ कर लिया, जब एक सेल ख़त्म हो जाते हैं, जैसे आपकी जो वॉल वॉच होती है, जो दीवार की घड़ी होती है, उसमें ये यूज़ किए जाते हैं, या फिर आपका टीवी का रिमोट, मैंने भी एग्जांपल बताया, कोई इलेक्ट्रिक टॉर्च है जिसमें सेल लगता है उसमें। इसी तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जिसमें ड्राई सेल का यूज़ किया जाता है। ये ऐसे सेल्स होते हैं गाइस जिसमें कुछ केमिकल्स डाला होता है, जो मैं बताने वाला हूँ। एक बार अगर ये यूज़ होगी उसके बाद ये फेंकने पड़ते हैं, है ना, ये मतलब रिचार्जेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको ड्राई सेल कहा जाता है। जो रिचार्जेबल होते हैं वो अभी हम अपनी सीरीज़ में आगे पढ़ने वाले, उसका मेन क्वेश्चन डाला है। तो गाइस उसमें क्या होता है, दो सेल होते हैं, एक दो रॉड होते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, दूसरे को कैथोड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्राई सेल तो समझ गए आप, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है घरों में या जहाँ भी आप के जो कॉमनली नाउ डेज़ की एक्टिविटीज़ होती है। तो गाइस इसमें आपको याद रखना है, जो एनोड होता है उसमें एनोड पे जिंक इकट्ठा हो जाता है, यानी कि एनोड पे जिंक लगाया जाता है, जबकि कैथोड पे गाइज कार्बन लगाया जाता है। यहाँ पे कार्बन ऑप्शन नहीं दिया है, ग्रेफाइट दिया है, क्योंकि मैं अभी जैसे बताया कार्बन का ही एक रूप ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट या कार्बन में से किसी एक को आप टिक लगा देते हैं अगर कैथोड पूछा होता है, क्योंकि टेट में कैथोड का पूछा गया है कि द कैथोड इन ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, तब या तो कार्बन दिया होता है तब आप कार्बन टिक के मारे टिक करें, अगर कार्बन ना दिया तब आपको ग्रेफाइट को टिक करना है। तो समझ गए ना। तो यहाँ पे एनोड पूछा है, एनोड तो आपको जिंक को याद रखना है, अगर आपसे पूछे कैथोड तब आपको ग्रेफाइट या कार्बन को टिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज ए कोलाइडल सिस्टम इन विच। मिल्क आपको बताना है किस तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फैट इज डिस्पर्स्ड इन द वाटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दो तरह के बॉम्ब है गाइज, एक हाइड्रोजन बम है, एक एटॉमिक बम है, दोनों को हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम को किसने डेवलप किया, यानी कि इसके आविष्कारकर्ता कौन है जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की डिस्कवरी की थी, जबकि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, जे रॉबर्ट ओपनहेमर, इन्होंने जो है एटॉमिक बम की डिस्कवरी की थी। एडवर्ड टेलर जहाँ पे राइट आंसर है, तो इसको आप टिक कर लेना। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो गाइज ये आपको याद रखना है, एटॉमिक फ्यूज़न। एक गाइज फ्यूज़न होता है, एक फिजन होता है। फ्यूज़न फ्यूज़न पे काम करता है, एटॉमिक फ्यूज़न पे कौन काम करता है, हाइड्रोजन बम। गाइज एटॉमिक फ्यूजन क्या है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है, रेडियो एक्टिविटी हिंदी में इसको रेडियो धार्मिकता कहते हैं। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की बात होती है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है गाइस कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, ऐसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलजुल कर एक बड़ा न्यूक्लिया बनाएंगे। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर बड़ा न्यूक्लिया बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लार्ज ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। इतनी थोड़ी बहुत ही नहीं गाइस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि मतलब जैसे एक सूरज है ना,
आप देखते हैं कि जो सन है आपसे इतनी दूरी पर है, फिर भी देखो कितनी हीट देता है जहाँ पे आप रह रहे हो। तो जब हाइड्रोजन बम अगर आज तक तो अर्थ पे नहीं फूटा है ये, अगर इसको कहीं पे एक्सप्लोज किया जाए तो ऐसा समझो कि हज़ारों सूरज जो है धरती पर एक बार जलेंगे, तो आप खुद सोचो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन बम इतना डेंजरस है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम गाइज एटॉमिक बम से भी ज़्यादा डेंजरस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या किस बेस्ड पे काम करता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन पे नहीं गाइज, फिजन एक और चीज़ है जो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन पे एटॉमिक बम काम करता है। और मैंने बताया कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई से बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, तो ये प्रोसेस होता है। इसके साथ ही मैं कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, जो जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई ये तभी जुड़ते हैं अगर आप इसको ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। यानी कि एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, हाइड्रोजन बम को जलाने के लिए, मतलब अगर आपने हाइड्रोजन बम किसी कंट्री पे अटैक करना है तो पहले आपको अपने देश में एटॉमिक बम को फोड़ना पड़ेगा, मतलब ओके। क्यों? क्योंकि गाइज हाइड्रोजन बम के अंदर जो आप न्यूक्लियाइज को के रिएक्शन कराना चाहते हो उसमें इतनी ज़्यादा हीट होनी चाहिए कि वो तभी पॉसिबल है। अगर आप अपने ही कंट्री में, अगर आप जहाँ से आप छोड़ना चाहते हैं हाइड्रोजन बम को, बम पे इतनी ज़्यादा हीट होनी चाहिए कि पहले आपको बम पे ही एक एटॉमिक बम जो है फोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हाइड्रोजन बम के लिए इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी। ओके, तो बहरहाल इस क्वेश्चन में तो सिंपली पूछा, मैंने इसलिए बताया था कि आपको याद रहे कि हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम से ज़्यादा डेंजरस है और इसकी डिस्कवरी किसने की है? एडवर्ड टेलर ने। और किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मैंने अभी जैसे बताया, तो ये वर्क करता है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस गैल्वेलाइजेशन। तो गैल्वेलाइजेशन इज द व्हाट? तो गैल्वेलाइजेशन होता है गाइस कोरोशन। आपने एक टर्म सुनी होगी कोरोशन, तो कोरोशन या कुछ इसको करोजन भी बोलते हैं। करोशन होता है जैसे आयरन या लोहा होता है, जब उसके ऊपर आपने देखा होगा अगर उसको एयर या हल्का सा ड्रॉपलेट्स वाटर की, पानी की हल्की सी बूंदों के अंदर रखा जाता है, जैसे ये कोई आयरन का टुकड़ा है, लोहा है, आपने देखा भी होगा जैसे घर परिवार में जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर लोहे का कोई मटेरियल, कोई भी लोहे का कोई भी वस्तु अगर हल्की सी पानी में या एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें भूरे भूरे कलर का, इस तरह से ब्राउन कलर का क्या है, एक परत जम जाती है। तो वो जिसको हम आमतौर की भाषा पे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। उसको कोरोजन कहते हैं। तो गाइस गैल्वेलाइजेशन क्या होता है? गैल्वेलाइजेशन होता है कि लोहे की उस वस्तु को या उस मटेरियल को जंग से बचाने की प्रक्रिया, यानी कि ये इसकी ऑपोजिट है किसकी? कोरोशन के, यानी कि जंग के। ओके, तो गाइज जो गैल्वेलाइजेशन है वो क्या होता है कि आयरन को बचाना किससे? जंग से, है ना। तो गैल्वेलाइजेशन को आप दो तीन तरीके से करते हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से पेंट्स आमतौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब आप पेंट कर लेते हैं लोहे की उस चीज़ को, किसी भी कलर से आप उसको लगा रंग लेते हैं और उससे क्या हो जाता है कि परत लग जाती है, जैसे ये लोहे के ऊपर इस तरह की परत लग जाएगी और फिर जो है एयर या पानी उसके ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपसे बड़े टेक्निकल साइंटिफिक पूछे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपॉजिट ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो गाइस जो लोहे का टुकड़ा है वो आयरन होता है, आपको पता है आयरन Fe आयरन का सिंबल है। तो डिपॉजिट ऑफ जिंक, गाइस जब आयरन के ऊपर जिंक को डिपॉजिट किया जाता है, मतलब जब आप कोई भी पेंट कर या कुछ और तरीके से जिंक आयरन के ऊपर जिंक की परत लगाए, ओके, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर इस तरह से आप जो है जिंक की कोई परत बनाएं, जिंक के ऊपर आप आयरन के ऊपर जब आप जिंक की पूरी परत बनाते हैं उसको गैल्वेलाइजेशन कहते हैं। तो ओके, तो गैल्वेलाइजेशन आपको आई होप कि अब समझ आ गया। गैल्वेलाइजेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर प्रिवेंट द कोरोशन इन आयरन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड एटॉमिक बम? एटॉमिक बम को किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट आंसर है, जिसे मैंने बताया आपको, जे रॉबर्ट ओपनहेमर। जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो न्यूक्लियर फिजन, याद रखना है। एटॉमिक बम वर्क करता है न्यूक्लियर फिजन पे, जबकि हाइड्रोजन बम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे गाइस, द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल इज। जो एसिड यूज्ड होता है लेड स्टोरेज सेल पे, लेड स्टोरेज सेल मतलब ऐसी बैटरी होती है गाइस, जो मैंने भी आपको बताया पहले, ड्राई सेल की, एक बार यूज़ की फिर फेंक लेते हैं। लेकिन लेड स्टोरेज सेल ऐसी बैटरी होती है जो रिचार्जेबल होती है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में यूज़ होती है, मतलब जो रिचार्जेबल बैटरी होती है ना। आपने देखा होगा जैसे मोबाइल फ़ोन तो कॉमन एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है कि जैसे बैटरी होती है, जब वो आप यूज़ करते हो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर से आप जो है उसकी चार्जिंग निप पे चार्ज करते हो तो फिर से वो चार्ज हो जाती है। तो इस तरह की बैटरी को क्या कहा जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। मैंने ड्राई सेल में आपको बताया था, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कि उसमें केमिकल्स पाया जाता है, जैसे ही वो केमिकल खत्म हो जाता है उसके अंदर की प्रॉपर्टीज, तो फेंकना पड़ता है। इसमें उस तरह का नहीं होता, इसमें क्या होता है कि एसिड डाला जाता है, उस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इस तरह का जो ये एसिड है ये इसमें डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है
ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर बार बार जो है रिपीटेबल या जो रिचार्जिंग प्रक्रिया को बनाए रखता है, और इसलिए लेड स्टोरेज बैटरी का ही ज़्यादा बेटर इंपॉर्टेंट है ड्राई सेल से। तो यह आपको याद रखना है। किस तरह का एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन अमूमन बहुत बार टेट में के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको इस सीरीज में इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाई ऑटोमोबाइल व्हीकल विच कॉजेज एयर पोल्यूशन इज। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल से, जैसे गाड़ियाँ मोटर है, आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ वगैरह है उससे जो धुआं है जब वो एग्जॉस्टेड होता है उसमें बहुत सारी गैसेज इंक्लूड होती है। उसमें आपको बताना है मेजर हार्मफुल गैस। वैसे तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैसें निकलती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो वो आपको बताना है मुख्य रूप से जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है धुएं में वो कौन से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाई ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच इज़ मोस्ट या मेनली कॉजेज है एयर पोल्यूशन के लिए। सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकलती कहाँ से सबसे ज़्यादा, फैक्ट्रियों से और दूसरी जगह की कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके अलावा गाइज नाइट्रस ऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ऑटोमोबाइल से निकलती है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा गाइज एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी हाल ही के मतलब 2020 के टेट में आया था कि ऑटोमोबाइल व्हीकल से कौन सी धातु ऐसे मतलब मेटल पोलोटेंट करके वर्ड दिया था, मेटल पोलोटेंट। मेटल पोल्यूटेंट होता है कि ऐसी धातु जो पोल्यूशन फैलाए। कौन सी ऐसी धातु है जो गाड़ियाँ या कोई भी मोटर व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, जिससे वो निकलता है, उसको नाम दिया गया था मेटल पोल्यूटेंट, यानी कि ऐसी धातु जो पोल्यूशन फैलाती है, उसका नाम है लेड। ओके, तो आपको याद रखना है लेड, जिसका सिंबल है पीबी। लेड एक ऐसी धातु है या एक ऐसा मतलब आपका धात्विक एलिमेंट है जो कि पोल्यूशन को फैलाता है, और किससे ये निकलता है ज़्यादा मात्रा में, तो ये ऑटोमोबाइल से निकलता है। ये आपको याद रखना है, और ये भी मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। गैस जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, उसमें मरकरी वेपर्स और आर्गन का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आर्गन और जो मरकरी है, इन दोनों के जो वेपर्स है वो यूज़ किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इतना इंपॉर्टेंट है गाइज कि मैं आपको क्या बताऊँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है गाइज, ये मैग्नीशियम का एक इस तरह का कंपाउंड होता है जो देखने पे दूध की तरह लगता है, मिल्क की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली वो मिल्क नहीं होता है, इसलिए इस कारण से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका केमिकल फार्मूला बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, MgH OH ट्वाइस। तो गाइज इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है आपको केमिकली, आपको इसका नाम बताना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बार टेट में इस तरह से पूछा गया है, कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या, तब आपको याद रखना है Mg इस तरह से ब्रैकेट लगाना है, OH बार इसको 2 लगाना है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोप इज प्रिपेयर्ड वाई बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा विद। गए जो सोप बनता है वो किससे बनता है, कॉस्टिक सोडा, और इसके साथ ही जो एनिमल फैट्स है उन दोनों का मिश्रण जब किया जाता है और उसको बॉयल किया जाता है तो सोप या साबुन का निर्माण होता है। कॉस्टिक सोडा के साथ किसको, एनिमल फैट्स। तो इसके अलावा जो ग्लिसरीन, अल्कोहल और कैरोसिन ऑयल है इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HP टेट एग्जामिनेशन बिकॉज बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ब्रॉन्ज, एक है ब्रॉन्ज, एक होता है ब्रास, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ब्रॉन्ज, तो गाइज ब्रॉन्ज जो है इंपॉर्टेंट एलॉय है, किन दो के बीच में बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन्ज है वो बनता है कॉपर और टिन के अंदर, जबकि जो कॉपर एंड जिंक है ये बनाता है ब्रास। याद रखना है, कॉपर और जिंक गाइज क्या बनाते हैं आपके, ब्रास, और कॉपर एंड टिन कौन सा एलॉय बनाते हैं, ब्रोंज। तो 2 एलॉय आपको याद रखने हैं, इन दो में से एक ना एक तो आता ही है एग्जाम में। पहला है ब्रास जो बनाता है आपका कॉपर और जिंक, जबकि ब्रोंज जो है कॉपर और टिन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीपली प्रेजेंट इन LPG। जो लिक्विड या लिक्विड, इसको कहते हैं लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG कहते हैं, जो आपके घरों में यूज़ की जाती है, जिसको आप आमतौर की भाषा में गैस सिलेंडर बोलते हो, उसके अंदर LPG गैस होती है गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो गैस मैं आपको बता दूं,
प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसें जो होती है ये एलपीजी के अंदर पाई जाती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ओके, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन की जो परसेंटेज है वो अधिक होती है, जबकि प्रोपेन की इसकी कंपेरेटिव में कम होती है। बहरहाल मैंने अभी आपको बताया दोनों के दोनों गैस इसमें अंदर पाई जाती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ब्यूटेन एलपीजी के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जो गाइज एक एलपीजी के साथ में आपने सुना होगा सीएनजी, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। जैसे एलपीजी का गैस क्या होता है कि ये बहुत सारी गैसों का के द्वारा का एक मिश्रण है, मतलब, जबकि सीएनजी एक संपीड़ित प्रकृति गैस है, इसको कंप्रेस किया जाता है, इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, और इसके अंदर मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो मीथेन है वो सीएनजी के अंदर पाया जाता है, जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन किसके अंदर पाया जाता है, एलपीजी के अंदर पाया जाता है। गैस ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इन पे, क्योंकि बहुत बार ये टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे जनरल साइंस की क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस केमिस्ट्री वहाँ के लिए भी एक वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ज़्यादा फोकस हमारा स्ट्रिक्टली डिज़ाइन की गई है अकॉर्डिंग टू एचपी टेट। और इसके साथ ही गाइज, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि 70% के आसपास वाटर पाया जाता है, और वाटर में मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट हम कहेंगे कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग कोल कंटेन 90% ऑफ कार्बन। गाइज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसा मान के चलिए कि बहुत बार एग्जाम में आता है। जो कोल है, कोल के 4 फॉर्म होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। इन 4 में से इनकी जो कार्बन परसेंटेज है कि कार्बन परसेंटेज चारों में कितनी कितनी, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सा कोल कितना अच्छा होता है। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, जो एंथ्रासाइट होता है ये बेस्ट कोल होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इसमें लगभग 90 से 95% तक की कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर बिटुमिन्स होता है, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट होता है, जबकि सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल जो है पीट होता है। पीट में जो है 60% से भी कम मात्रा का कार्बन पाया जाता है इसके अंदर, इसलिए पीट सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है। जबकि एंथ्रासाइट को जो है बेस्ट कोल कहा जाता है, बिकॉज ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा का कार्बन कंटेंट अपने अंदर इंक्लूड होता है, मतलब करता है। आई होप ये आप समझ रहे हैं। इसके साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज़ अ चीफ ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो आपको याद रखना है बॉक्साइट जो कॉमन और है वो किसकी, एल्यूमिनियम की है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो केमिस्ट्री की थी उसमें बहुत सारी और आपको बताई थी, और ये ज़रूर बताया था कि एक ना एक और आपके टेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे आया है, ये भी प्रीवियस में आया हुआ है कि बॉक्साइट इज ए चीफ ओर, तो किसकी है, एल्यूमिनियम की। गाइज ये हमने आज के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हम कल या आगामी दिनों में आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, और जो क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और जो हमने अभी तक की अपनी सीरीज़ में डिस्कस किए हुए क्वेश्चन, वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही है। हम फालतू के कोई भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। तो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।